ये क्या हो गया, अब क्या करूं? वो परेशान सी लैपटॉप की स्क्रीन को तक रही थी। उसकी फाइल करप्ट हो रही थी, लैपटॉप बार बार हैंग हो रहा था। वायरस आ गया, इसको एंटीवायरस करो वरना सब फाइल्स करप्ट हो जाएंगी और फिर रिकवर भी नहीं होंगी। फिज़ा की बात पर वो घबरा गई। उसके सब लेक्चर्स, असाइनमेंट्स और इतना डाटा पड़ा था। कुछ फाइल्स करप्ट हो चुकी थी। ये कैसे करूं? अभी मैं ये सब नहीं कर सकती। वो परेशानी से सब ओपन फाइल्स को क्लोज करते बोली। फिज़ा ने एक पुरसोच नज़र उस पर डाली और चौंकी। तुम वो सीनियर ईसा खान से उस दिन क्या बात कर रही थी? क्या तुम दोनों जानते हो एक दूसरे को? फिज़ा के इस मौके पर किए जाने वाले सवाल पर वो चिढ़ गई। इस बात का यहाँ क्या जिक्र? यहाँ मैं अपने काम की वजह से परेशान हूँ और तुम्हें ईसा खान की पड़ी है। वो चिड़चिड़ी होती बोलती लैपटॉप बंद कर गई। वो चिड़चिड़े लहजे में बोलती लैपटॉप ही बंद कर गई। अरे उसी का ही तो जिक्र है। तुम जानती हो वो आईटी डिपार्टमेंट का सबसे ब्रिलियंट स्टूडेंट है। वैसे तो वो काफ़ी एरोगेंट है, किसी की हेल्प नहीं करता, बट कभी कभी मूड में हो तो जूनियर्स को हेल्प आउट करता है। ये इशूज़ के लिए बच्चों का खेल है। फिज़ा की बात पर वो लब काटती ईसा को सोचने लगी। अगर उसने मदद करने से मना कर दिया तो शर्मिंदगी होगी खामखा। वो मुतज़ब्ज़ब अपनी जगह से उठी, लैपटॉप बैग में डालकर उसे तलाश करने लगी। या वो यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग के बाहर सर्कल में बने ग्रासी प्लाट में बैठा होता था या लैब में। वो लैब से निकलता नजर आया तो वो उसकी तरफ भागी। उसकी अच्छी बात यह थी कि वो हर वक्त अपने फ्रेंड्स के साथ नहीं घूमता था, वरना बात करना मुश्किल होता। ईसा बात सुने। उसकी पुकार पर वो रुक कर पलटा और आईब्राउ उचकाई, जैसे पुकारना नागवार गुजरा हो। ईसा खान, पूरा नाम ले मिस। हमारे दरमियान ऐसी कोई फ्रेंडशिप नहीं कि आप मेरा फ्रैंकली नाम ले। वो जैसे नाक चढ़ाकर नखरे से बोला। आयरा को यकीन हो गया कि वो मदद भी नहीं करेगा। जी सॉरी, वो अगर आप माइंड ना करें तो मुझे हेल्प चाहिए। कोई और वक्त होता तो वो वहीं से पलट जाती, मगर उस नकचढ़े शहजादे से बात, उसे अपना लैपटॉप जल्द अज जल्द ठीक करवाना था। क्या हेल्प? उसने बेजार से लहजे में पूछा। मेरा लैपटॉप हैंग हो रहा है, फाइल्स भी करप्ट हो रही हैं, मुझे समझ नहीं आ रही क्या करूं। अपनी मुश्किल बताते उसकी वाकई रोनी सूरत बन गई थी। ईसा ने कुछ सोचकर सर हिलाया। ओके लेट मी चेक, रिलैक्स, इट्स नॉट अ बिग डील। वो कुछ देर पहले बेजारी से बोलने वाला यकदम ऐसे बन गया जैसे बहुत मेहरबान हो। उसके चलने पर आयरा उसके पीछे होली। उसके साथ चलना बहुत अच्छा लग रहा था। अपना आप उसे बहुत अहम सा लगने लगा। चोर नज़रों से उसे देखा जो कंधे पर बैग लटकाए मोबाइल पर कुछ टाइप कर रहा था। नीलगू माइल आंखों का रंग कुछ अलग सा लग रहा था। उसका रंग बहुत प्यारा था और कद भी दराज थी। फिर उसकी ड्रेसिंग हमेशा ही शानदार होती थी। आयरा को ढूंढने से भी कोई खामी नज़र नहीं आई थी उसमें। एक जगह रुककर वो उसकी तरफ यकदम पलटा तो वो गड़बड़ा गई। बचपन से सुनते आए हैं नीचे देखकर चलना चाहिए। क्या तुम अपनी नज़रों को काबू में रखकर नहीं चल सकती? अब अपना लैपटॉप दो मुझे। उसने एक नज़र आयरा के चेहरे पर डालते जता कर कहा तो वो बुरी तरह शर्मिंदा हुई। वो निहायत बेशरम और बदलिहाज था। आयरा ने झुरझुरी लेते लैपटॉप बैग से निकाल कर उसके सामने किया। ईसा ने वहीं ग्रासी प्लॉट पर बैठते तेज़ी से हाथ चलाते कुछ ही वक्त बाद सब ठीक करके लैपटॉप उसके सामने किया। वो जो महव सी उसे तक रही थी, हैरत से स्क्रीन को देखा। इट्स डन। वायरस था जिसकी वजह से सब करप्ट हो रहा था। अननोन डिवाइसेस कनेक्ट नहीं करनी चाहिए। टेक गुड केयर ऑफ़ योर थिंग्स। मैं हर वक्त मूड में नहीं होता कि हेल्प कर दूं किसी की भी। वो मदद करके भी बेमुरवती जाहिर करता ज़ाया कर चुका था। आयरा ने जल्दी से थैंक्स कहा और गॉगल्स लगाते सर को खम देता वो मुस्कुरा कर उसे एक नज़र देखता वहाँ से चला गया। अजीब धूप छाँव सा मिजाज था उसका। बात और करता था, लहजा और होता था और अमल कुछ और। वो बेजार सा जिरगे में बैठा था। जब तक यूनिवर्सिटी होती थी इस सब से जान छूटी रही। घर में कम ही आता था और आगा जान ने भी पढ़ाई का सोचकर इन सब मामलात से उसे अलग रखा हुआ था। मगर अब सामने जिरगा की सब मुअज़्ज़िज़ शख्सियात और खान आज़र के साथ खान यूसुफ भी बैठे थे, जिसका मतलब फ़ैसला वही करने वाला है, चाहे जो भी करे। उनके ही गांव के एक लड़के ने किसी मर्द का कत्ल कर दिया था। लड़के के मुताबिक उस मर्द से झगड़ा बहस हो जाने पर गुस्से में उसने पत्थर मारा जो उसकी कनपटी पर लगने से मौत वाक़या हो गई। खानज़ादा ने अपने ख़ास बंदे अद्दब खान से सारा मामला पता करवा लिया। मरने वाला ज़हनी तौर पर नॉर्मल नहीं था, पागल था, और इसकी बिलावजह बहस पर लड़के ने पत्थर दे मारा। वो मर गया और ये गुनाह लड़के के सर पर था। सामने लड़का जर्द रंगत लिए बाप के साथ सर झुकाकर खड़ा था। इरादा कत्ल का नहीं था मगर हो गया। अब खून का बदला या लड़की होगी या ज़मीन या पैसा। जिरगा के हिसाब से खून के बदले खून के अलावा आसान हल बताया जा रहा था। खान आज़र के जुमले पर वो बाप बेटा उनके आगे झुक गए। खान यूसुफ की नज़र खानज़ादा पर जमी थी। वो उसके फैसले के मुंतज़िर थे, जानना चाहते थे वो क्या बेहतर समझेगा। सरदार साहब, पैसा या ज़मीन की औकात नहीं है हमारी। बाप परेशानी से कपकपाती आवाज़ में बोला। तो बेटी वन्नी कर दो, मरने वाले के दो भतीजे मौजूद हैं यहाँ। खान आज़र ने इशारा करके बताया। सामने जवान लड़के खड़े थे दो। वो शादीशुदा थे जबकि बच्ची 10 साल की थी। खानज़ादा ने लब भींचे
सरदार रहम करे, वो बहुत छोटी है, दूसरी उससे भी छोटी है। बाप बेसाख्ता रो पड़ा था, जानता था यही वाहिद हल है। बेटा इकलौता था, पैसा ज़मीन भी ना थे, बाकी बेटियां ही बचती थी। खानज़ादा क्या कहते हो, ये फैसला सही है ना? खान यूसुफ से रहा नहीं गया तो पूछ बैठे। वो जो पिछली बार बात टोके जाने पर आज जब्त किए बैठा था, चौंक कर सीधा हुआ। सबकी नज़रें उस पर जम गई। नहीं, बिल्कुल भी सही नहीं। उसने एतमाद से एक लफ्ज़ पर जोर देकर कहते सबको हैरान किया। खून के बदले पैसा बेहतर है। हम सब जानते हैं कत्ल किस हाल में हुआ। हाँ, लड़का गुनाहगार है और मरने वाला नाहक मारा गया, मगर ऐसा मकसद नहीं था। मरने वाला कैसा इंसान था ये भी सब जानते हैं। घर वालों के गम को मैं समझ सकता हूँ, और तुम दोनों, वो ठहर ठहर कर बोलता उन दो की तरफ मुड़ा जो मरने वाले के भतीजे थे। वो भी मुतवज्जो हुए। शादीशुदा हो, घर बार वाले हो, बच्चे भी हैं, और वो बच्ची तुम्हारे बच्चों की उम्र की है। उसको वन्नी के तौर पर लेकर गम में कमी आएगी क्या, या मरने वाला लौट आएगा? मैं बखूबी जानता हूँ कितना नुकसान हुआ, मगर इसका अजाला ये है कि या मुआफ़ कर दो या पैसा ले लो। वो आखिरी जुमलों पर सर्द सा हुआ। मरहूम के भतीजे हवन्नक से उसका मुंह तकने लगे। वो जानता था उस गली में घूमने वाले नीम पागल शख्स के मरने से उनको ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा, फिर भी वन्नी लेने के लिए उनको वहाँ देखकर उसे शदीद गुस्सा आ रहा था। हुक्म खानज़ादा साहब, हमें मंजूर है। वो दोनों कुछ तवक्कुफ़ के बाद मान गए। रकम 20 लाख तय पाई। खानज़ादा साहब, पैसा कहाँ से आएगा, हम बहुत गरीब हैं। लड़के का बाप परेशान घबराया हुआ खानज़ादा के सामने हाथ जोड़ता रोने वाला हो गया। घर अपना है ना, बेच दो। घर में कोई सामान है तो बेच दो। क्या वो सब बेटी से बढ़कर है? खानज़ादा ने धाड़ कर सवाल किया तो वो चुप सा हो गया। इस बेहिसी और कमकली पर खानज़ादा का खून खोल रहा था। घर साजो सामान के साथ गरीब कभी 20 लाख तो दे ही जाता है, मगर उसे बचाकर बेटी की ही कीमत कम क्यों लगती है कि ना दी जाए? उसके गज़बनाक तासुरात ने जिरगा में अजीब रौब सा पैदा कर दिया था। उसका लड़का और उसका बाप चुप हो गए। खून के बदले पैसा लेने वाले भी उसी को देख रहे थे। उसने फैसला सुनाया नहीं, मनवाया था। खान यूसुफ को उस पर फ़ख्र सा होने लगा। गर्दन तन गई, मगर खान आज़र परेशान नजर आने लगे। वो फैसला सुनाकर झटके से उठता जिरगा से निकल गया। अदब खान सर झुकाए उसके पीछे भागता हुआ उस तक पहुंचा और गाड़ी का दरवाज़ा खोला। अदब खान, वो कुछ सोचकर अचानक दरवाज़ा बंद करते अदब खान को देखने लगा। वो रुक गया। हुक्म खानज़ादा। अदब खान सर झुकाकर मुतवज्जो हुआ। अगर वो घर बेच दे, छोटा घर है, मगर 20 लाख तो आ जाएंगे ना, खून के बदले दे सकेगा? सब ऐसा क्यों नहीं सोचते? मुश्किल क्या है? उसके सवाल पर अदब खान ने 2 कदम उससे दूर किए ताकि उसके फैसले को गलत बोलने पर सज़ा न मिले। खान जी गरीब बंदा है, मजदूरी करता है, घर बेच देगा तो रहने का आसरा छिन जाएगा, फिर उसकी 2 बेटियां रुलेंगी साथ में, माँ बाप और भाई भी। तब भी शायद अंजाम यही हो, वो बेटी किसी पैसे वाले को देकर पैसा लेगा और रहने का आसरा पा सकेगा। अदब खान ने आहिस्तगी से मुअद्दब लहजे में हकीकत आश्कार की। उसे अब समझ आई खान आज़र क्यों परेशान हुए। उसने सर पकड़ लिया। मगर अदब खान, बेटी कोई बेकार चीज़ तो नहीं कि गुनाह कोई करे और भुगते कोई। उसे शिद्दत से गुलजान की वीरानी याद आई। कम उम्री से बेरंग जिंदगी जी रही थी। शोहर के घर में मुलाजमा बनकर रहती थी। जी सही फरमाया खान जी। अदब खान ने मज़ीद इख्तलाफ सही नहीं समझा, तभी सर हिलाया। इन्हें 3 दिन बाद पैसा देना है ना, मैं दूंगा वो रकम, पहुंचा देना इस लड़के के बाप को। यकदम हल सोचकर वो पुरसकून सा मुस्कुराया। वजीह सुर्खियाँ छलकाते सफ़ेद चेहरे पर जोश सा उभर आया। कुछ वक्त पहले का टेंशन और गुस्सा भूल गया था। अब ना कोई बच्ची जलील होने वाली थी और ना उसका घर आना। अदब खान ने गहरा सांस भरकर अपने मालिक को देखा, जो उल्टे फैसले करके फिर उन्हें ठीक करने में लग जाता था। वो पूछना चाहता था कि क्या हर बार कत्ल के बदले में बेटियां बचाकर पैसा देता रहेगा वो, मगर चुप रहा। बहुत मजबूरी और परेशानी में कर्ज लिया था, कुछ ज़रूरी मसाइल सुलझाए थे, मगर अब कर्ज चुकाना मुहाल था। मुझे समझ नहीं आ रही कि क्या करूं। हमेशा की तरह दोस्तों के भेजे मशवरों को मैसेज में लिख लिख कर वो भेजती असल बात तक पहुंची। अब रकम का तकाजा करना ज़रूरी था। ओह बैड, विश यू गुड लक। कुछ तवक्कुफ़ के बाद जवाबी मैसेज मिला। उसे अंदाज़ा नहीं हो रहा था कि वो तर्स खा रहा है या तंज कर रहा है। दिल में चोर था तो हर जुमला तंजिया लग रहा था। मैं जल्द ही जॉब स्टार्ट करके आपको आपके पैसे वापस कर दूंगी, उसने मैसेज लिखकर भेज दिया। दिल की धड़कन तेज हो गई। शर्मिंदगी से चेहरा सुर्ख हो रहा था। जिंदगी में पहली बार यूं किसी से वो पैसे मांग रही थी, वो भी बिला वजह। भिखारी होना कैसा होता है उस लम्हे उसे अच्छे से समझ आया था। इस बार आगे खामोशी छा गई। मैसेज सीन हो चुका था, मगर जवाब नहीं आ रहा था, जैसे वो बेयकीन हो उसकी डिमांड से, या शायद लालची समझ रहा होगा उसको। खिफ़्फ़त से उसकी हथेलियां भीग गईं।
जवाब के इंतज़ार में उसकी धड़कन रुक रुक कर चलने लगी। इनकार या इकरार दोनों ही शर्मिंदा करने वाले थे। वो मोबाइल पर मुंतज़िर नज़रें गाड़े बैठी थी, जब आखिरकार 2 मिनट के बाद शर्मसार इंतज़ार के बाद मैसेज आ गया, ज़रूर, कितने चाहिए आपको? 3 लफ्ज़ और वो शर्मिंदा सी हो गई। दिल चाहा यहीं रुक जाए, कहते कि मजाक था, नहीं चाहिए, मगर इतने आगे आकर कदम रोक लेती तो डेयर हार जाती। जल्दी से फ्रेंड्स ग्रुप में मैसेज फॉरवर्ड किया। मनाल वगैरह ने देखते ही खुशी का इजहार किया, अब जो हम मैसेज करती जाएं वो भेजती जाओ। मनाल ने कहा तो वो ओके कह गई। रकम बताई तो उसकी आंखें फैल गई, पूरे 50 लाख। मनाल, इट्स अ लॉट, मैं इतने पैसे कैसे? वो बौखला गए। कम ऑन हान, जल्दी मैसेज भेजो, डोंट बी अ चाइल्ड। 5 से 8 लाख तक तो नॉर्मली होता है रिच लड़कों के पास। यार, इट्स जस्ट अ बैट, डजेंट मैटर, 50 कहो या 1 करोड़ कहो। प्रिहान की बौखलाहट पर वो तीनों फिर से शुरू हो चुकी थी। उसका सर चकरा गया। दिल कह रहा था रुक जाए, मगर दिमाग उनकी बातों पर मुतमईन हो रहा था। उसने मैसेज भेज दिया जो फ़ौरन सीन हुआ, और इस बार फ़ौरन ही ओके का रिप्लाई आया। ही सेड ओके, सीरियसली, ही इज़ गिविंग मी अ बिग अमाउंट फॉर फ्री। प्रिहान की बेयकीनी इतनी बढ़ गई कि वो उसे ओके के बाद कुछ कहे बिना दोस्तों के साथ अपनी हैरत के इजहार करने में लग गए। आखिर कोई इतनी बड़ी रकम वो भी फ्री में कैसे दे सकता है? ओके, अब उससे कहो कहाँ देगा, कहना कैश में चाहिए, जो जगह कहे हमें बताना, सब साथ चलेंगी। वो जैसे ही पैसे निकालेगा मैं बेट विन कर जाऊंगी। मनाल की अगली बात पर उसका दिल लर्जा। वो पैसे लेने खुद जाएगी, ये तो सोचा ही नहीं था उसने। मनाल, तुम अपने अकाउंट में ले लो ना, जाना क्यों है? वो परेशानी से बोली। उसकी बात पर फिर से उसकी कमअक्ली और बेवकूफ़ी पर एक लंबी तकरीर आई थी उनकी तरफ से। वो पैसे भेजकर मुकर जाएगा कि भेजने वाला वो नहीं था? फिर क्या करोगी? मैं नाल लेकर मुकर जाए और वापस ना करे तो सब सेटल कर लोगी? व्हाट अ फुलिश गर्ल। मीरा ने उसे डपट कर चुप करवाया तो उसका भी सोया दिमाग जागा। उसे सब वहीं ख़त्म भी तो करना था। उसके लिए ये सब ज़रूरी था, जाना भी ज़रूरी था, उन सब का होना भी ज़रूरी था। पैसे कहाँ देंगे? मुझे बाय हैंड कैश चाहिए। उसने हिम्मत करके मैसेज भेज दिया। हाथों और चेहरे पर घबराहट से बेतरह पसीना आ रहा था। बार बार पसीना साफ करती वो अपना चेहरा सुर्ख कर चुकी थी। मेरे ऑफिस आ जाएं या फिर किसी कैफ़े या क्लब में अकेले मिलना चाहेंगी आप? इतने दिन बाद ये पहला तफसीली जुमला था। उसके अल्फाज पर प्रिहान का रंग उड़ गया। कितनी देर वो जवाब नहीं दे पाई। वो उसे क्या समझ रहा था आखिर? शर्मिंदगी के मारे उसकी आंखें भर आईं। वो अब अपने ऑफिस की लोकेशन भेज चुका था। मनाल लोगों के मैसेजेस भी आते रहे। उसने बददिली से मोबाइल ही पटक दिया। अपिया आनी कहती हैं वो जल्दी आपकी शादी कर देंगी और आप पिपरी साहब की तरह यहाँ से चली जाएंगी। पूर्वा सांस फुलाए उसके पास आई थी। उसने चौंक कर देखा। उसके चेहरे की हवाइयाँ उड़ रही थी। प्रिहान को बेसाख्ता हंसी आई। शादी तो होनी ही है ना एक दिन, मेरी ट्वीटी की भी होगी। उफ परी, तुम दुल्हन बनकर कितनी प्यारी लगोगी। वो उसके कंधों पर हाथ रखकर उसे सरता पैर देखती शरारत से बोलती। बात बदल गई। अब या अभी शादी मत करें, मैं अकेली हो जाऊंगी, या फिर मुझे भी साथ ले जाना वहाँ। वो रोहानसी सूरत बनाकर बोली तो प्रिहान हंस हंस कर पागल हो गए। पूर्वा नाराजगी से उसे देखने लगी। उसकी अपिया हमेशा उसकी बातों पर हंसती थी बस। ओ मेला ट्वीटी, मेरे साथ रुखसत होना है बेबी को। मेरे इन लार्ज जहेज में इतनी बड़ी लड़की देखकर परेशान हो जाएंगे सब। वो मुंह पर हाथ रखती हंसी दबाने की कोशिश में हल्कान सुर्ख पड़ रही थी। कुछ देर पहले वाली शर्मिंदगी और खिफत भूल गई। पूर्वा उसके लिए हर मुश्किल और दुख में सुकून की दवा जैसी थी, मासूम और प्यारी बातों वाली। मैं उन सब के काम करूंगी, वो परेशान नहीं होंगे। पूर्वा की अगली बात पर वो धक से रह गई। क्यों, मुलाजमा हो तुम? पागल मत बनो, ऐसी बात फिर कभी मत करना। तुम मेरी छोटी सी परी हो, कभी काम नहीं करने, बस स्टडी करो और फिर तुम्हारी अपिया तुम्हें साथ रखेगी, चाहे मुझे अपना घर भी छोड़ना क्यों ना पड़े। वो उसे खुद से लिपटाती मोहब्बत से बोली। पूर्वा का दिल सुकून में डूब गया। शहद रंग आंखें चमकी। अपिया, मुझे बाल कटवाने हैं, मैं तंग होती हूँ। वो अपने कमर को छूते लंबे बालों को उसके सामने करते बेचारगी से बोली। यही मौका था बात मनवाने का। बिल्कुल नहीं परी, मैंने इतनी मेहनत किया तुम्हारे बालों पर, अभी और बढ़ाना चाहती हूँ। फिर तुम रुपंजल की तरह लंबे बालों वाली गुड़िया जैसी रहोगी, जिसका शहजादा बाल पकड़कर कमरे में मिलने आएगा उससे। वो पूर्वा के सिल्की नर्म लंबे बालों को समेटती कहानी बनाकर खुद ही हंस रही थी। पूर्वा की आंखें फैल गईं। शहजादे के बाल पकड़ने पर मैं गंजी हो जाऊंगी यानी? पूर्वा ने झुरझुरी लेकर बेसाख्ता बालों पर हाथ रखा जैसे उन्हें बचाना चाह रही हो। प्रिहान ने हंसी दबाई। बस हम ये प्रोग्राम कैंसिल कर देते हैं। कोई ऐसा शहजादा होना चाहिए जो बाल ना खींचे। हान के लिए मजीद हंसी दबाना मुश्किल हो रहा था।
पूर्वा उसकी बात से मुत्तफिक होती सर हिला रही थी, फिर सीधी हुई। अपिया, आपके जैसे बाल करा लूं? ये अच्छे हैं। उसने अपना गुलाबी छोटा हाथ बढ़ाकर प्रियान के कंधों को छूते सिल्की स्याह बालों को छुआ। नहीं पूर्वा, मैंने कहा ना तुम्हें बाल लंबे करने हैं। उसके मना करने पर वो मुंह फुलाकर नाराज हुई और उसके गुलाबी फूले गालों को चूम कर सुर्ख करती उसको गुदगुदाने लगी। कुछ ही देर बाद दोनों की खिलखिलाहटें थी। पूर्वा के गुदगुदाने पर उसकी और उसके प्रिहान को देखकर उनकी आनी आवाज़ों पर कमरे में आई तो दोनों को हंसता देख दिल से खुश रहने की दुआ देती मुस्कुराई और पलट गई।